तो उनको गन्ने के खेत में ले जा करके उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। तो मेरे से रहा नहीं गया कि मेरी बहन मेरी माँ के साथ ऐसा और मैं भी चढ़ा गया, तो उन्होंने मेरे भी कपड़े फाड़ दिए। तो मुझे फिर अपनी जान बचानी पड़ी, मैं बस के नीचे छुप गया। सांस्कृतिक कर्मी तो ये कहते हैं कि कुमाऊं तो बन गया बिहार और गढ़वाल बन गया डिस्को। सांस्कृतिक कर्मी तो ये कहते हैं कि कुमाऊं तो बन गया बिहार और गढ़वाल बन गया डिस्को। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है फिलहाल, अभी इतना ही कह सकते हैं। मैं बार बार वही बोलती हूँ प्रेम भाई कि किताब को पढ़िए, इस किताब में आपको संस्कृति कर्मियों की भूमिका भी देखने को मिलेगी कि उत्तराखंड आंदोलन का मूल आधार क्या था। दूसरी बात, उत्तराखंड आंदोलन को समझने के लिए और जानने के लिए मैंने जो ये फोकस करा, जब किताब लिखी तो मैंने ये कोशिश करी थी कि ये आज से 50 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। हमारे राज्य को 25 साल हो चुके हैं, यानी कि 25वें साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज हम अपने उत्तराखंड राज्य के विशेष मुद्दों पे बात करने वाले हैं, और यदि हम विशेष मुद्दों पे बात करेंगे तो हमें उस राज्य के आंदोलन पे भी बात करनी पड़ेगी। इसलिए करनी पड़ेगी कि उस राज्य को प्राप्त करने के लिए किन किन लोगों ने किस तरह से आहुति दी है और उस आहुति का फलसफा कैसे हम लोगों तक पहुंचा है और हम आज कहां पर खड़े हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अर्चना डिमरी। अर्चना डिमरी बेसिकली एक रिसर्चर हैं, कमेंटर हैं, रेडियो जॉकी है और तमाम तरह के और काम करते हैं, लेकिन वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग कन्या गुरुकुल परिसर देहरादून में हैं। और इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन पे एक बड़ा रिसर्च किया है, जिस रिसर्च की पूरे देश में चर्चा है, और आज हम उस चर्चा को भी आज की चर्चा में सम्मिलित करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अर्चना डिमरी आपका। धन्यवाद प्रेम भाई। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करें? आपने आंदोलन पे भी बड़ा रिसर्च किया है और आपने आंदोलन को भी देखा है और आपने राज्य को बनते हुए 25 साल भी देखा है, तो कैसे शुरू करें? आंदोलन पे बात करें या राज्य के विकास पे बात करें? मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हमको बात करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अच्छा। और उत्तराखंड राज्य बना क्यों? चलो वो हाँ, वो तो उसमें हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी रहती है ना कि भाई 25 साल का राज्य, 25 साल में स्मार्ट बॉय या गर्ल या जो भी, मतलब ये जो उम्र की एक पड़ाव होता है ना, वो 20 से 30 साल के बीच का होता है, और हम उस उम्र के पड़ाव पे हमारा राज्य। जी कैसा लग रहा है? मतलब 25 साल हो गए, कैसा लग रहा है एज ए रिसर्चर, एज ए राइटर्स या प्रोफेसर या टीचर्स, या जो आपकी क्षमताएं हैं और आपने बहुत काम किए हैं? जी, मैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप व्यक्तिगत तौर पे? कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे यही लग रहा है, मैं प्रेम भाई, चूंकि मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से हूँ और मैं उसको पढ़ती भी हूँ, पढ़ाती भी हूँ, मुझे लगता है कि हमें जानना होगा कि हमारे यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था के तहत एक नियमावली बनी थी कि शुरू के 25 साल हम लोगों के लिए एक ऐसा समय हुआ करता था जब हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। हम खाली अध्ययन करते थे और हम नई नई चीज़ों को सीखते थे। हमारा राज्य भी उसी स्थिति में पहुंचा हुआ है। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, हमने बहुत अनुभव कर लिया, युवा हमने बहुत कर लिया। अब वो समय आ गया है, सही समय आ गया है कि अब गृहस्थ जीवन को में प्रवेश करना है, यानी कि जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए, अपने आप को पूर्ण रूप से निर्भर बनाने के लिए अब उत्तराखंड राज्य को पूर्ण रूप से बोलते ना कि बिल्कुल जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कमर कस कर लेनी है, जिम्मेदारी निभानी भी है, बिल्कुल निभानी भी पड़ेगी। इस स्टेज पे हम लोग आ गए हैं। और अगर मैं आपको दूसरी तरफ से बताऊं कि अब ये समय आ गया है कि ज़्यादा अनुभव हमारे पास हो गया है। राज्य बनने के बाद का भी जो प्रशासनिक अनुभव होता है वो भी हमारे पास पूर्ण रूप से आ चुका है। पर ये भी तो अनुभव है कि 24 साल में 11 मुख्यमंत्री बने। ठीक है, मैंने कहा ना कि वो देखिए करत करत अभ्यास। तो गलतियां हुई है, मतलब गलतियां होती भी हैं, लेकिन गलतियों से सीखने वाला ही तो आगे बढ़ता है। राज्य को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की गई और उन बदलाव का नतीजा रहा। मुख्यमंत्रियों के बदलावों की बात ना करें, ये देखें कि हमने क्या पाया, क्या खोया, इस पे हम ज़रूर बात करें, सोचें, समझें और उन गलतियों को दोबारा हम रिपीट ना करें।
ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। इसके बाद क्या बात है। तो क्या पाया? चलो खोया तो हो सबके सामने। देखिए, पाया तो सबसे बड़ी बात है कि सभी लोग सहमत होंगे कि हमने पाया, एक राज्य पाया, अपनी निर्भरता पाई, हमने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी अपने आप को, और हमने कहीं ना कहीं अपने आप को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और अपने अन्य जो हमारे रूप हैं उनमें हमने अपने आप को सबल बनाने की प्रयास किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी पाया, सबल प्रयास किए हैं। अब उन प्रयासों में हम कितना खरे उतरे हैं ये तो हमारी आम जनता ही बता पाएगी हमको। पर जो इतना मोटा डॉक्यूमेंट लिख सकती है, उत्तराखंड आंदोलन, अहिंसात्मक जन आंदोलन, जो इतना मोटा डॉक्यूमेंट लिख सकती है, और इससे भी मोटा लिखा होगा, ये तो आपने छपते ऐसा निकाला बहुत है, काटना और पड़ा लंबा मुझे। काम आपने किया है जी। क्या वो संतुष्ट हैं कि उत्तराखंड में बड़ा अच्छा चल रहा है? जो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से अब तक आपको पता है जो परमानेंट पोस्ट होती है अलग अलग डिपार्टमेंट में, 24,000 पोस्ट ऐसे जो बिल्कुल खाली है। देखिए, कहीं ना कहीं मैं भी इसकी भुक्तभोगी रही हूँ, तो ये तो वही है कि बोलते हैं ना कि आपने कहीं घाव पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई है, वो चलता रहता है। देखिए, समय है, परमानेंट पोस्ट है, निकल रही है पोस्ट आ रही हैं, लोग उसके लिए अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है फिलहाल, अभी इतना ही कह सकते हैं। और जहाँ तक मेरे दस्तावेजीकरण करने की बात है, तो उस समय जब मैंने किताब के रूप में छापने का इसको प्रयास किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें से हटानी भी पड़ी हैं। ये भी मैं आज आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी कि क्योंकि अगर मैं इसको हटाती ना तो ये शायद छपने की स्थिति में ना होती। चलो विकास के मुद्दे पे थोड़ा रोक देते हैं, इसी पे आते हैं अभी फिलहाल, इसी पे बात करते हैं। इसको अध्ययन करने में कितना टाइम लगा आपको? 6 साल लगे। 6 साल अपने जीवन के जिए मैंने। तो पीएचडी तो 3 साल में पूरी होती है जी, लेकिन इसका दस्तावेजीकरण करने के लिए जितना भटकाव मैंने किया है अपनी उम्र में, बहुत ज़्यादा भटका है, बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, बहुत छूट गए हैं इसमें, बहुत ऐसे लोग छूटे जो निश्चित रूप से इस पुस्तक का हिस्सा बनना चाहिए था उनको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मेरे नज़र में रह पाए या मैं उन तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हाँ, अब आगे जो दूसरा इसका संस्करण आएगा, इसका जो दूसरा हम पार्ट लेकर आएंगे, उसमें निश्चित रूप से अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बगैर किसी स्वार्थ के उत्तराखंड आंदोलन पे कार्य किया था। इसमें क्या खास है जो आप आज शेयर करना चाहते हैं? सबसे बड़ा खास तो यही है कि उत्तराखंड आंदोलन को अगर आपको सही रूप में समझना है, सही रूप में आज की जनरेशन को समझना है, तो उसे उत्तराखंड आंदोलन को केवल आंदोलन के रूप में नहीं, आंदोलन की पृष्ठभूमि, उसके ऐतिहासिक संदर्भ, उसके आर्थिक संदर्भ, उसके सामाजिक संदर्भ, उसके सांस्कृतिक संदर्भ, उसके धार्मिक संदर्भ, उसके राजनीतिक संदर्भ को समझने के लिए आपको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। वैसे एक आध चैप्टर के बारे में आप चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। इसमें ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको आपको लगता है कि ये मुझे शेयर करना चाहिए? क्या होता है कि बहुत सारे लोग पाठक नहीं हो सकते जी। जितने, अगर उत्तराखंड में 1.25 करोड़ लोग हैं, 1.25 करोड़ लोगों में भी 50 लाख लोग भी आपकी किताब को पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि पाठक सामग्री क्या होती है, स्थानांतरण होती है जी। मैं अगर पढ़ूंगा, मैं 10 लोगों को बताऊंगा तो 10 लोग नहीं पढ़ेंगे जी। तो 1:10 वाला रेशो रहता है कि एक आदमी जब पढ़ेगा तो वो 10 लोगों के साथ शेयर करेगा, पढ़ेगा एक ही, लेकिन उन 10 लोगों को पता रहता है कि उस अर्चना डिमरी की जो किताब है उसमें ये चीज़ें हैं। तो ऐसा कौन सा अध्याय है जिसको आपको लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए और इसमें ये चीज़ें हैं? देखिए, ये तो आपने ऐसी बात बोल दी कि आपकी शरीर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय या पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हमें मेरे जितने भी अध्याय हैं, अगर आप एक करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड आंदोलन का मूल आधार क्या था। दूसरी बात, उत्तराखंड आंदोलन को समझने के लिए और जानने के लिए मैंने जो ये फोकस करा, जब किताब लिखी तो मैंने ये कोशिश करी थी कि ये आज से 50 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ता है, देखिए व्यक्ति की स्मृति जो होती है ना, बहुत धूमिल हो जाती है, बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है। जब तक बोलते हैं ना कि आंखों के सामने जब तक ना रहे कोई चीजें, आप उसको याद नहीं रख पाते हैं। तो उत्तराखंड आंदोलन को याद रखने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये फोकस होकर आपको कार्य करना पड़ेगा कि हमको यूथ को समझाना है कि जो उत्तराखंड राज्य अब आपके हाथ में आया है,
युवा वर्ग के हाथ में आया है वो इसको ऐसे ही वेस्ट ना करें, इसको व्यर्थ ना जाने दें। इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अगर मिलजुल के कार्य करेंगे, और हमारा जो यूथ आज भटकाव की स्थिति में है, जो पलायन सबसे बड़ी समस्या थी, है ना, और मनी ऑर्डर प्रणाली के बारे में हमारा यूथ तो जानता ही नहीं है कि मनी ऑर्डर प्रणाली होती क्या थी, है ना। हमारे यहाँ का जो पहले का हमारा जो वर्ग था जो इसी पर आधारित आर्थिकी रूप से पूरी तरह से निर्भर था, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात बहुत संवेदनशील है, बहुत भावपूर्ण रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको उत्तराखंड आंदोलन के शहीदों के बारे में निश्चित रूप से जानना बेहद आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं धूमिल हो गए हैं, छुप गए हैं। आपको इस किताब के माध्यम से ऐसे कई नाम आपको जानने को मिलेंगे जो आपको लगेगा कि अच्छा ये भी थे, इन्होंने भी उत्तराखंड आंदोलन पे कार्य किया था। मैंने आपसे बार बार कहा कि मैं बार बार इस बात को मानती हूँ कि मैंने ऐसे कई लोगों के नाम छोड़ दिए हैं। वो भूलवश नहीं हुआ, वो मेरी अज्ञानता थी, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत युवा थी। अब जो मैं काम कर रही हूँ उस पर मैं कोशिश कर रही हूँ, बोलते ना कि बहुत सारा समुद्र है, उसको आप एक ही गगरी में समा नहीं पाएंगे, लेकिन कई लोगों के नाम या कई लोगों के बारे में जानकारियाँ मैं आप लोगों को निश्चित रूप से बोलना चाहूँगी कि मैं उनको समाहित करने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो जाने अनजाने। एक आंदोलनकारी यहाँ पर आए थे जी, मैंने उनसे पूछा, वैसे मुझे पता था उनके बारे में ना, वो छुपाना चाह रहे थे, तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा आपके सामने कोई घटना घटी। उसने आंसू निकले और उन्होंने ये बोला कि जब मेरी पिटाई हो रही थी मुजफ्फरनगर में रामपुर तिरा पे, तो मेरे साथ 5-6 बहनें थी, यंग बिल्कुल, और गोपेश्वर डिग्री कॉलेज की थी, ये भी बोला उसने, और कॉलेज की भी थी, वो पूरी बस कॉलेज की बहनें थी उसमें। तो उनको गन्ने के खेत में ले जा कर के उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। तो मेरे से रहा नहीं गया कि मेरी बहन मेरी माँ के साथ ऐसा, और मैं भी चढ़ा गया, तो उन्होंने मेरे भी कपड़े फाड़ दिए। तो मुझे फिर अपनी जान बचानी पड़ी, मैं बस के नीचे छुप गया। उनको वो सब पी रखे थे, वो पुलिस के कपड़े तो रंग तो खाकी था, लेकिन मैंने जब उनके पाँव देखे तो उसमें चप्पल थे उनके, पुलिस के तो जूते होते हैं। तो उनका जो दृश्य उन्होंने यहाँ पर शेयर किया, हमारे सबके आंसू आए। क्या इसमें आपने कुछ जिक्र किया इस तरह का? आप निश्चित रूप से, मैं नाम नहीं लूँगी अभी उनका, लेकिन आप इस किताब के माध्यम से वो सचित्र वर्णन किया है, उन्होंने बिल्कुल बताया हुआ है। आपने तो खाली बताया कि उन्होंने खाकी पहना था, उन्होंने धारीदार पजामे पहने हुए थे नीचे, बाप रे। और वो कहीं से भी आपको पुलिस नहीं दिख रही थी। वो पुलिस का जो भी होता है, जैसे भी होता है, चाहे वो कितने भी हम आजकल पुलिस वालों की छवियों को भी हम धूमिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस जैसे गरिमा में पद का दुरुपयोग किया गया मुजफ्फरनगर कांड को करने के लिए। और कहाँ से वो वर्दी का ऊपर का पोर्शन आया उनके पास, ये भी, और नीचे पजामा पहने हुए थे, धारीदार पजामे पहने हुए थे। ये पूरा का पूरा वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा इस किताब में। बाप रे। और जब मैं उनसे वो घटना वो जब मुझे बता रही थी, तो वो शेक कर रही थी बकायदा, और न केवल वो शेक कर रही थी बल्कि मुझे लग रहा था वो उसी पल को जी रही थी। और मुझे भी खुद को बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने उनकी स्मृति को क्यों पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, पर क्योंकि वो उसके बाद मुझे लग रहा है आधे 1 घंटे तक नॉर्मल नहीं हो पाई जब उनके साथ वो घटना हुई। और आप मुझे बताइए ना कि आपके पास आपके एक तरफ से आपको गोलियां मिल रही हैं, और मैंने बार बार बोला कि अहिंसात्मक जन आंदोलन रहा। कभी भी जन क्रांतियों की बात करें, आप चाहे फ्रांस की क्रांति को देखें, आप चाहे कहीं भी किसी भी देश की क्रांति को देखें, चाहे किसी भी जनता के विद्रोह को देखिएगा, आपको दो तरफा आपको हिंसा का प्रयोग देखने को मिलेगा। लेकिन ये मात्र उत्तराखंड आंदोलन था जिसमें कहीं हिंसा नहीं हुई। आप मुझे बताइए, सड़क से आपको गोलियां पड़ रही और आप सड़क से, आपकी सिक्योरिटी के लिए, मुझे लिखा है इसमें कि उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने पत्थर तक नहीं इकट्ठे कर पाए, क्योंकि वो जो रोड थी वो पूरे की पूरी मेटल रोड बनी हुई थी, मतलब वहां पे आसपास कहीं पत्थर भी नहीं थे। तो वो पत्थरों को इकट्ठा करने की भी टोली, मतलब पत्थर फेंक रहे हैं, वो कभी नहीं फेंक पाए वो लोग। नहीं, वो आप सोचिए, पत्थर भी नहीं फेंक पाए वो लोग। जहन में भी नहीं था ना कि हम किसी पे पत्थर फेंके, हमारे संस्कारों में भी नहीं हुए, हमारे संस्कारों में भी नहीं रहे। तो आप सोचिए कि किस तरह की वो हमारे साथ में घटना गई, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी।
और मुझे लगता है कि हर उत्तराखंड वासियों को अपने जीवन में तो कभी भी उस घटना को कभी नहीं भूलना है। उस तरह की जो विभत्स घटना उनके साथ में घटी है, मतलब पूरे उत्तराखंड वासियों को हमेशा याद रखना होगा कि ये जो घटना घटी है उसके जितने भी जो भी इसके दोषी थे, जिंदगी में कभी माफ मत करिए। और आज उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस है, इसलिए हमको इस बात को याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम याद करते हैं कि हमने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने, इवन कि हम थोड़ा छोटे हो सकते हैं, हम जा नहीं पाए, हमने भी बहुत सारे जुलूसों में आगे पीछे रह करके, ऐसा नहीं है, छोटी उम्र में भी हम लोग जुलूस में तो सम्मिलित रहे हैं। तो हमें वो दिन याद करना चाहिए कि हमने बहुत आहुति दी हमारे लोगों ने, हमारे माँ बाप सब ने। तो आज इस स्थापना दिवस पे इसलिए हमने अर्चना डिमरी को बुलाया, डॉक्टर अर्चना डिमरी को, कि आपने रिसर्च किया बाकायदा, और हमको याद करना उन शहीदों को, और जिन्होंने संघर्ष करके आज जिंदे हैं, जिनकी आंखों के सामने सारी घटनाएं घटी है, उनको भी याद करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनको हम चुनाव में वोट दे करके जितवाते हैं, उनको भी याद करना चाहिए, इसलिए हमने आपको बुलाया। अच्छा, इसमें एक पार्ट और बच जाता है, क्योंकि आप रिसर्चर हैं, कि जितने भी उत्तराखंड आंदोलन में जुलूस निकले, वो जुलूस ऐसा, वो अगर 5 लोगों का जुलूस होगा तो छठा उसमें ढोल बजाने वालों का। बिल्कुल ऐसा कोई जुलूस नहीं था जिसमें ढोल बजाने वाले नहीं थे। लेकिन जब आंदोलनकारी की सूची होती है तो उसमें ढोल बजाने वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ऐसे, जबकि मैं बार बार वही बोलती हूँ प्रेम भाई कि किताब को पढ़िए, इस किताब में आपको संस्कृति कर्मियों की भूमिका भी देखने को मिलेगी। इस किताब में मैंने उत्तराखंड आंदोलन, ये एक ऐसा आंदोलन था, जन आंदोलन होने का इसको पदवी अगर उपाधि दी गई है, ये एक जन आंदोलन था। उसका कारण ये था कि इसमें हर वर्ग, हर तबके के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है, संस्कृति कर्मियों की भूमिका रही है। इतने तरह तरह के नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जो जन जागरूकता का कार्य किया गया वो अद्भुत रहा। उसकी प्रेरणा उनके अंदर जिस तरह से मिली है, और जिस तरह से वो काम करते थे अंडरग्राउंड रह के, कैसेट्स निकाले गए, किस तरह के कितने अच्छे अच्छे अद्भुत गीत निकाले गए, अद्भुत नारे निकले, वो अपने आप में है। आपने तो खाली ढोल बजाने वालों की बात करी, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन पे, मैंने कहा ना बार बार कि ये निस्वार्थ रूप में कार्य किया गया था, और ये एक भावनात्मक आंदोलन था। तो आप मानते हैं कि आंदोलनकारी सूची नहीं बननी चाहिए, कुछ जरूरी है क्या? देखिए, देखा जाए तो ऐसा तो हम यही बोलेंगे कि आंदोलनकारियों की सूची नहीं बननी चाहिए। अब बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए तो सरकार प्रशासन का कार्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, निश्चित रूप से जिन्होंने उत्तराखंड, बार बार ये कहती हूँ कि आज खाली एक फ़ायदे के लिए सूची बनना काफ़ी नहीं है, ठीक नहीं है, काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी। और अगर सूची बननी चाहिए तो उसका कोई ना कोई, जैसे उन्होंने क्राइटेरिया बनाया है, तो उस क्राइटेरिया में सभी लोगों को समाहित करने की आवश्यकता भी है, हर वर्ग, हर तबके के लोगों को, और किसी विशेष व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को इसका लाभ मिले, ये स्वीकार नहीं है। बिल्कुल। और ये फिर वो दलगत राजनीति आ जाती है, लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। तो आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं डॉक्टर अर्चना डिमरी के साथ, जिन्होंने इस राज्य के प्रति अपनी जान गंवाई, अपनी जवान बेटियां, माँ बहनें, सब नौजवान साथी, हमारे बहुत सारे लोगों ने आहुति दी है, पुनः उनको नमन करते हुए। अच्छा, आप राज्य के बारे में क्या कहेंगे? 25 साल का राज्य है, आपने बोला कि क्या खोया क्या पाया, क्या क्या पाया, थोड़ा लिस्ट कर दीजिए, आउट क्या दिक्कत है, एक लिस्ट आउट कर दीजिए ना, आप आउट कर दीजिए कि ये पाया। देखिए, मैं तो बहुत अदना सा रही हूँ, लेखक भी नहीं बोलूँगी अपने आप को, शोधार्थी हूँ अभी भी, बहुत सारे शोध करने के कार्य करती रहती हूँ। क्या पाया, ये तो यही है कि सबसे बड़ी बात है कि स्वाभिमान पाया, एक पहचान पाई जिसके लिए हमने संघर्ष किया था। सबसे बड़ी बात है कि वो पहाड़ी, जो एक टैग लगा रहता ना कि पहाड़ी छोरा छो, मतलब भांडा मजाना काम कर दो खाली, मतलब आज भी हमारे यहाँ का जो यूथ है वो बाहर जाता है तो वो केवल और केवल इस नाम से जाता है, अरे पहाड़ी, ये मतलब होटलों में काम करते हैं या भांडा मजाने के काम करते हैं। उस पहचान से कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहूँगी पूर्ण रूप से निजात पा ली है, पर हाँ कोशिश ये करी कि अपनी एक उत्तराखंड होने का पहचान हमने अवश्य प्राप्त करी है। और बाकी जो पहचान है या बाकी जो पाया है वो आप लोग जाने, मैं तो एक शोधार्थी के नाते मतलब बता सकती हूँ हमारी अपनी पहचान, हमने बस देखिए अपनी पहचान पाई है और अपना, हाँ, लेकिन सांस्कृतिक रूप से कहीं ना कहीं हमने अपने आप को अपनी पहचान दिलाने का प्रयास किया है। आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गीत है, जैसे मैं
थोड़ा सा अलग हटना चाहूँगी। गुलाबी शरारा आपको याद होगा, बड़ा यूनिवर्सल रूप में प्रसिद्ध गीत बन गया। तो ऐसे हमारे जो गीत थे, हमारे जो नृत्य थे, हमारी जो सांस्कृतिक पहचान थी, या हमारी स्वयं की जो कई जगहों की पहचान थी, वो हमने पहचान पाने की अवश्य कोशिश करी है। सांस्कृतिक कर्मी तो ये कहते हैं कि कुमाऊं तो बन गया बिहार और गढ़वाल बन गया डिस्को। जो जिस संस्कृति की हम बात करते हैं वो तो आज के जो नए जनरेशन आ रही है, कुमाऊं का जितने भी गीत गाए जा रहे हैं पूरा बिहारपन आ गया उसमें। संस्कृति के जो जानकार हैं उत्तराखंड में, जिन से मैंने बात की है, और अगर वुमेन के तो मैंने कहा गढ़वाल, उनका गढ़वाल हो गया डिस्को। ऐसा क्या आप फील करते हैं? देखिए, परिवर्तन जो है ना वो प्रकृति का नियम है, और आधुनिकता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आनी चाहिए, लेकिन हाँ, उसका जो मूल स्वभाव है संस्कृति का, उस पे छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, खोना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, ये तो उद्वेलित करने वाली बातें हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें अभी सारा सकारात्मकता की तरफ देखना होगा अभी फ़िलहाल। और जो मैं बोला था आपको कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है हमारा राज्य, यानी कि अब हम उसकी शादी कर रहे हैं, विवाह योग्य हो चुका है, अब जिम्मेदारियों का निभाह करने लायक बन चुका है, और न केवल निर्वाह करेगा बल्कि अपने बोलते ना पुरुषार्थ को पाने का प्रयास भी करेगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब उत्तराखंड राज्य के सारे वासियों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। तो गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश कर रहा है ना राज्य, तो 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। आपको लगता है कि सफल हो जाएंगे उसमें? मूल निवास और भू कानून होना पड़ेगा, जरूरी है। ये तो हमारे आधार हैं, मूल निवास और भू कानून। इसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। फिर सरकार करेगी ऐसा? निश्चित रूप से करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो फिर उनके लिए बड़ी परेशानी है। दूसरा आंदोलन शुरू हो जाएगा। करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको आज उत्तराखंड के हर घर वासियों को समझना होगा कि हमारी पहचान, हमारी जल, जंगल, ज़मीन पर हमारे अधिकार हैं, हमारा मूल जो निवास है वो हमारी पहचान है, हम उससे कहीं हट नहीं सकते। तो जब 25 साल का जो सेलिब्रेशन होगा उससे पहले मूल निवास और भू कानून होना चाहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं ना? अपेक्षा करते हैं, और निश्चित रूप से हमारी अपेक्षा हमें अवश्य फली। तो 25 साल के सेलिब्रेशन में क्या दिखाएंगे धाकड़ दाने? वो धामी जी जाने उस पे तो मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं होगी। मैं तो एक आम आदमी हूँ, और आम होने के नाते यही बोलना चाहूँगी, निवेदन ही करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा इसको कीजिए धाकड़ दाने, कहीं कीजिए इसको। 25 साल का सेलिब्रेशन में तो कुछ चीज़ें बिल्कुल करिए, और इसमें ये करिए कि देखिए, जो भी है, जहाँ से भी हैं, हम सब लोग एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हम उत्तराखंड वासी हैं, और वो भी इस संवेदनशीलता को समझते होंगे, महसूस करते होंगे, और वो भी कहीं ना कहीं कोई सकारात्मक इसकी परिणाम अवश्य हमारे सामने लाएंगे। उत्तराखंड आंदोलन पे आपका रिसर्च है, और तब से लेकर के अब तक आप उत्तराखंड से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपके पूरे नस नस में पड़ गया है। आप सोते खाते भी शायद उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के बारे में अच्छा सोचते हैं, उत्तराखंड ऐसा होने वाला है, हो जाएगा, ये करेंगे, सो करेंगे, उसकी कहानियाँ बुनती रहेगी। ये सारे इतने सफ़र में ऐसा कोई किस्सा है जिसको आप आज शेयर करना चाहते हैं? रिसर्च का टाइम का हो, या पढ़ाई के टाइम का हो, आंदोलन के दौरान का हो, या ये जो सामाजिक जीवन है, आप कई एक्टिविटीज़ आप करते हैं, कोई ऐसा किस्सा है जिसको आप याद करते हैं कि नहीं यार, ये तो ये किस्सा शेयर करना चाहिए मुझे? देखिए, मेरे शोध के दौरान तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आपको याद रहेंगे। जो मुझे बहुत सारे किस्से याद थे, लेकिन मैं आज आपको कुछ उद्वेलित करने वाले बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगी। जैसे मैं डालनवाला में एक महिला से मिलने गई थी। उनका, चूँकि मेरा समकालीन इतिहास पे एक कार्य है, तो मुझे भेंटवार्ताओं पर आधारित मेरा ज़्यादा रहा है कार्य, और मैंने बहुत सारे एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए मतलब फील्ड पे काम किया। तो जब मैं उनसे मिलने गई तो वो कहीं बर्तन धो रही थी, भांडा बजाना है। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बड़ी प्रणाम, आप, मैं थोड़ा सा इस पे शोध कर रही हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो उनके जो शब्द थे वो मुझे बड़े ही अंदर तक चुभे। उस समय उत्तराखंड राज्य बन चुका था। अच्छा। उन्होंने कहा
फणफोड़ ये उत्तराखंड का अच्छा। है ना। और हम तो आज भी कहते हैं भांडा जाने पे लगे छन। वो किसी दूसरे के घर में बर्तन धो रही थी और वो महिला उत्तराखंड संस्कृति कर्मी तो ये कहते हैं कि कुमाऊं तो बन गया बिहार और गढ़वाल बन गया डिस्को। आज हम में से कोई उनको नहीं जानता है और उन्होंने मुझसे कसम चढ़वाई थी कि मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं गुमनामी के रूप में ही अपना जीवन। आज जिंदी है? नहीं, अब नहीं जिंदी नहीं है। तो अब तो नाम बोल सकते हैं। अभी भी अब तो देने की नाम जरूरत बोल नहीं है, अभी रहने दीजिए उनका नाम भी। नहीं। और एक मैं आपको एक कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी ठीक है। जिसमें इन्होंने बोला था। तो आप उसका नाम का खुलासा कब करेंगे क्योंकि अब तो जिंदी नहीं ना, आपको मैं बता जो देना मेरी था उनका दूसरी नाम। किताब आ रही है उसमें आपको उनका नाम मिल जाएगा। ठीक जी, कुछ लोगों की उपस्थिति मात्र से ही यह संसार विशेषता को प्राप्त कर लेता है, शायद उनमें से एक मैं भी हूँ। ये पंक्तियां उत्तरांचल राज्य के निर्माण की नींव के पत्थर बने राजेश नेगी जी की हैं। अच्छा। आपको पता होगा राजेश नेगी जी जो उत्तराखंड आंदोलन के शहीद थे और उन्होंने ये चिट्ठी अपनी छोटी सी भतीजी को लिख कर दी थी। अच्छा। जब वे धारकोट टिहरी से हाँ। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली रैली में भाग लेने के लिए रवाना हो रहे थे। ये छोटा सा एक नोट था। अच्छा। और ये उनको नहीं पता था कि ये नोट उन्होंने भतीजी को खाली वो इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे थे, पर वो सही में नींव का पत्थर बने राजेश नेगी जी। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का नाम ले है इसमें। धर्मानंद भट्ट जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो एक सैनिक थे, सीमा पर दुश्मनों की गोलियां उन्होंने बहुत वीरतापूर्वक उसका सामना किया, लेकिन अपनी पुलिस उनकी काल बन गई। ऐसे ही बहुत सारे खटीमा का ये वो है। गोपी चंद जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता उनके बारे में। अच्छा। गोपी चंद जी भी पूर्व सैनिक थे और खटीमा तहसील परिसर में 1 सितंबर, मैं पूरे रूप से नाम लेके और डेट के साथ से बता रही हूँ आपको, 1 सितंबर 1994 में पुलिस की गोली से वो शहीद हुए थे। और गोपी चंद जी अपने पैतृक गांव रतन उनका गांव का नाम था और उस दिन मात्र पेंशन लेने के लिए आए थे। और जब उनको पता चला कि इस तरह का कुछ लाठीचार्ज हो रहा है तो वो उसमें वो जुनून में शामिल होने के लिए वो खुद भी, क्योंकि सैनिक है, अब सैनिक तो कहीं भी हो वो अपने कर्तव्य से कहीं हटता नहीं है, तो वो चला गया। ऐसे ही मोहम्मद सलीम के बारे में कौन जानता है? अच्छा। अच्छा, बड़े गुमनाम, बहुत गुमनाम नाम है इसमें, जिन नामों को हमें आज याद करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। वो भी खटीमा में 1 सितंबर को मात्र 22 वर्ष की आयु में शहीद हुए थे। बेलवती चौहान जी को तो आप सोचिए, एक महिला को जब गोली का शिकार हुई मसूरी में, तो आपको पता है उनकी गोली कहाँ लगी थी? कनपट्टी पे गोली मारी गई थी। बताओ, तो गुंडा राज था ना सीधा, मतलब कनपट्टी में मारने मतलब जो भी है। आप मतलब ऐसे लोगों के बारे में आप समझिए। जैसे पुलिस तो आमतौर पे पैरों पे मारते ना ताकि पकड़ में आ जाए, कनपट्टी में मारने का मतलब ये उसको मारना चाह रहे थे ना पुलिस को। जब गोली फायर करती तो ये हमको बताया गया कि वो पैरों में मारती ताकि वो पकड़ में आ जाए, आदमी जिंदा रहे जी। लेकिन अगर उसकी कनपट्टी में मारी है तो इसका मतलब मारना चाह रहे थे, गुंडा राज था। एक नाम और लेना चाहूंगी, परमजीत सिंह जी का। अच्छा। ये 1 सितंबर 1994 को 25 साल के थे जब ये शहीद हुए थे और ये भी दमन मतलब उनका शिकार हुए पुलिस का। और जब ये इस रैली में भाग ले रहे थे तो उनके पास 5 महीने की बिटिया थी। अच्छा, वो बच गई थी? बच्ची नहीं, 5 महीने की बच्ची उनके परिवार में थी और उनको उनकी पत्नी ने बोला भी था कि मत जाइए। उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, अपने लोग हैं, अपना क्षेत्र है, उसके लिए ज़रूर जाना चाहिए। और वो ये जगह जगह घूमकर, मुरादाबाद जिले के मूल निवासी थे ये, अतर सिंह के पुत्र परमजीत सिंह, और ये नेम प्लेट बनाने का कार्य करते थे। अच्छा। कहाँ हैं ये लोग? इन लोगों का नाम क्यों नहीं है? हम सब शहीदों को आज नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। अर्चना डिमरी, डॉक्टर अर्चना डिमरी जी, अगर कुछ और आप आज की डेट में, आज राज्य स्थापना दिवस का 25वां साल है, मतलब 24 साल पूरे हो रहे, 25वें साल हम आज प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगी प्रेम भाई कि हम सबको मिलकर, समय आ गया है कि हम सबको मिलकर अपने राज्य के पुनरुत्थान के लिए कुछ करना करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है, अब हमारा जो युवा है जिसको ऐसे ही मिल गया ये राज्य,
उसको अपनी जिम्मेदारियों को निश्चित रूप से वहन करने के लिए कमर कसनी होगी। बिल्कुल। और केवल ये भी ना सोचे पैसों के पीछे भागकर ही कुछ नहीं हासिल होगा। अपने क्षेत्र की समृद्धि, अपने परिवार की समृद्धि, अपने खुद की समृद्धि तभी हो पाएगी जब हम अपने राज्य की समृद्धि और अपने देश की समृद्धि के बारे में मिलजुल के सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्चना डिमरी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया है और आपने बातों में ये भी इशारा किया कि हमको अच्छे राज्य की कल्पना कैसे करनी है। आपने वापस हमको पूरा सेंटिमेंट बना दिया, वापस भी ले गए कि हमारे लोगों ने किस तरह से आहुति दी है। कई गुमनाम हैं जिनको हमको याद करना चाहिए। आपने पूरा आज के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बना दिया हमारे लिए विशेषकर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली कड़ी में ऐसे किसी और शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। अनुमति दीजिए। नमस्कार।